नमस्कार दोस्तों। आज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी भी मैं बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ। जब थोड़ा सा हम कोर्स कंटेंट आगे बढ़ाएंगे तो यही सब बेसिक्स काम आएंगे। तो आज मैं आपको कुछ टॉपिक से रूबरू करा देता हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स से जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में, और लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आज मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं, मैं इससे पहले मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूं। बेसिक स्टार्ट किया था मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें मैंने आपको मैटर के बारे में बताया था, यानी पदार्थ के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट मैंने आपको मॉलिक्यूल के बारे में बताया था, यानी अणु के बारे में बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया किसके बारे में, एटम के बारे में, यानी कि परमाणु के बारे में मैंने आपको बताया। और फिर मैंने बात करी थी, इसके साथ ही मैंने बात करी थी आपको तत्व के बारे में बताया, एलिमेंट के बारे में यानी, और यौगिक यानी कंपाउंड के बारे में, और तीसरा मैंने आपको बताया था मिक्सचर के बारे में यानी मिश्रण के बारे में। तो आज मैं शुरू करता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको ये बता दूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना होती है। परमाणु संरचना का मीनिंग ये होता है कि जैसे कि आपको अभी मैंने बताया था, इससे पहले अणु भी था, फिर आया था परमाणु यानी मॉलिक्यूल, फिर आया था एटम। तो एटम हम मान के चल रहे थे कि वो सबसे छोटा कण है, मॉलिक्यूल से भी छोटा एटम है, परमाणु है सबसे छोटा कण। लेकिन हमने और रिसर्च करी और हमें ये पता लगा कि इससे भी छोटे कण क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसी को ही हमने एक तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में लिखा गया है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ये भी एक कण, सूक्ष्म कण, सबसे सूक्ष्म कण क्या होते हैं, उसमें डिवाइड हो जाते हैं किसमें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, 3 पार्ट में ये डिवाइड हो जाते हैं। तो एटम भी हमारा सबसे छोटा कण नहीं होता, उससे भी छोटा कण होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसी कारण से एटॉमिक स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया, जिसे हम परमाणु संरचना बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, परमाणु संरचना भी प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं है, यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो आप समझ गए होंगे, जो मैं अभी चीज बोला वही चीज है। परमाणु की संरचना हमारे सौर मंडल, सोलर सिस्टम से मिलती जुलती है। देखिए ये यहाँ पे बोला है कि सौर मंडल, सोलर सिस्टम से मिलती जुलती है। जरा आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन केमिकल एलिमेंट ले रखा है और ऑक्सीजन केमिकल एलिमेंट यहाँ पे फिगर दिखाई हुई है। तो आप जरा इसको देखें, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन रासायनिक तत्व मैंने दिखाया हुआ है, हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो आप जरा देखें, ये जो बीच का पार्ट है, मिडिल पार्ट, वो बीच का सेंटर का जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने प्रोटॉन 1 लिखा, न्यूट्रॉन 0 लिखा है, और इसके आसपास ये जो है, ये शेल है, ये कक्षाएं बनी हुई हैं। ठीक ऐसे ही ऑक्सीजन में दिखाया गया है। तो ये एक तरीके से जो इसका स्ट्रक्चर है वो एक सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम की तरह मिलता जुलता है। तो यहाँ पे ये चीज बोली गई है। नेक्स्ट अगर मैं न्यूक्लियस की बात करता हूँ, तो आप देखिए न्यूक्लियस, क्योंकि अभी इसने बताया, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में विभाजित किया हुआ है कण को। तो आप देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। सबसे पहले देखिए, ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये जो आपका पार्ट, जो बीच का सेंटर पार्ट दिखाया है, इसमें प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी दिखा रखा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों दिखा रखे हैं। ये इसको क्या बोला गया, सेंटर पार्ट को, बीच के पार्ट को क्या बोला जाता है, इसके बीच के पार्ट को बोला जाता है न्यूक्लियस। तो आप समझ गए होंगे आई होप। इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं, यानी कि इसमें प्रोटॉन भी मिलेगा आपको और न्यूट्रॉन भी मिलेगा। यानी ये जो सेंटर बना हुआ है, हाइड्रोजन के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सेंटर है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो किसके अंदर रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। इस पूरे को हम न्यूक्लियस बोलेंगे, जो बीच का है ना पार्ट, सेंटर पार्ट, इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। और इसमें ही प्रोटॉन और क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए प्रोटॉन किसी प्रकार की न्यूक्लियस के अंदर गति नहीं करते हैं,
ना ही न्यूट्रॉन कहीं गति करते हैं। आपको मैं बता दूं किसी प्रकार की यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन गति नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है तो गति नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है, किसी प्रकार की गति नहीं करते हैं। देखिए प्रोटॉन के पास पॉजिटिवली चार्ज रहता है। क्या रहता है? पॉजिटिवली चार्ज। कितना चार्ज रहता है? प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। देखिए यहाँ पे ये लिखा भी गया है, ये एग्जाम में आपके आया भी हुआ है कि जो प्रोटॉन के पास चार्ज रहता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम रहता है। ये पॉजिटिव में है, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा, मींस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ये होते हैं। लेकिन ये चार्ज जो होते हैं किसी प्रकार की गति नहीं करते। न्यूक्लियस के अंदर किसी भी प्रकार की गति नहीं होती। न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों किसी प्रकार की गति नहीं करते, बट प्रोटॉन के पास चार्ज रहता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये बात याद रखनी है। न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो देखिए न्यूट्रॉन क्या है इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि न्यूट्रॉन एक तरीके से न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रॉन एक तरीके से न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब चार्जलेस, इस पे किसी प्रकार का भी चार्ज नहीं है, ये एक तरीके से चार्जलेस रहता है। तो आप समझ गए होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कि ये दोनों ही किसी प्रकार की गति नहीं करते। ये दोनों ही किसके पार्ट है? ये दोनों ही न्यूक्लियस के पार्ट है। ठीक है, इसलिए मैंने 1 करके ए और बी लिख दिया है। हालांकि मुझे 1 2 3 लिखना चाहिए था प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के लिए, लेकिन बच्चे कभी कभार क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा इसे रिमेंबर रख सके, याद रख सके बच्चे, तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, और कुछ वजह नहीं है। नेक्स्ट आप समझ गए होंगे इसके बारे में। आते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन आपको पता है इस तरीके से आपको दिखाया भी जाता है, इसका जो डिनोट करने का तरीका भी होता है इलेक्ट्रॉन का, ये नेगेटिव डाल देते हैं। तो आपको समझ भी जाना चाहिए कि ये जो नेगेटिव है वो नेगेटिवली चार्ज के लिए दिया गया है। इसका चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये बात भी आपको याद रखनी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये भी गति करते हैं। ये गति क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हीं के द्वारा आदान प्रदान होता है, यौगिक क्रियाएं, यौगिक यहाँ पे बनते हैं। तो इन्हीं के द्वारा यौगिक बनाए जाते हैं, यानी कंपाउंड बनते हैं। तो ये तो गति करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये जो शेल बनाई गई है, ये बाहर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन बना हुआ ऊपर, जो आप इस न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ देख रहे हैं, शेल्स बनाई गई ना, कक्षाएं बनाई गई है। तो ये जो है आपको ऊपर इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। यह भी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा लॉ ऑफ स्ट्रक्चर में, इसी के एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसी के बारे में पूरी बात करी गई है। जस्ट मैं इससे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको चीज़ें किस तरीके से याद रखनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। आप एक बार रीड आउट करेंगे, मेरे नोट्स बिल्कुल प्रॉपर हैं, अगर आप रीड आउट करेंगे तो आप सब समझ जाएंगे। वैसे मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पूरा खुल के यहाँ पे बताया गया है, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, आप एक बार पढ़ेंगे तो सब आ जाएगा आपको। फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार की गतियाँ विद्यमान होती हैं। इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार की गतियाँ विद्यमान होती है। देखिए पहली होती है स्पिन मोशन, दूसरी होती है ऑर्बिटल मोशन। देखिए स्पिन मोशन क्या होता है और ऑर्बिटल मोशन क्या होता है। जैसे कि आप एक सूर्य सौर मंडल की बात करते हैं, तो सोलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एक सूर्य होता है सेंटर में, और उसके आसपास सारे क्या कर रहे होते हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, है ना, आप कक्षाएं होती हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी रोटेट कर रही होती है। जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमती है, अपने ही अक्ष पे रोटेट करती रहती है, तो उसे स्पिन मोशन बोलते हैं। ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं जो सूर्य के चक्कर भी काट रही है और अपने अक्ष पे भी घूम रही है इस तरीके से, और सूर्य के चक्कर भी काट रही है। तो जो अपने अक्ष पे घूम रही है उसे स्पिन मोशन बोलते हैं, जो सूर्य के चक्कर काट रही है उसे ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। तो ये बात आप थोड़ा याद रखिएगा, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टॉपिक को ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट आपका आता है लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु संरचना का नियम क्या क्या है। देखिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें शेल्स होती हैं, जैसे के होती है, एल एम एन ओ पी क्यू, और भी बहुत सारी शेल्स होती हैं इसके अंदर। तो आप इसमें जो बताया गया है लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया गया है, इसका ढांचा किस तरीके से बनाया गया है, तो वो उसके बारे में बताया गया है, नियम उसके बारे में बताए गए हैं कि किस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं शेल्स में। तो अब आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिया हुआ है, एक केमिकल एलिमेंट लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक रासायनिक तत्व है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी एक रासायनिक तत्व है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बीच में तो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसकी कक्षाओं में ये जो आप बाहर देख रहे हैं ये कक्षाएं हैं, जो आप ये बीच में देख रहे हैं न्यूक्लियस, बाकी सारी क्या है, दो कक्षाएं दी गई हैं, जिसको बोला गया, इसमें दो दिखाई गई हैं ऑक्सीजन में, तो के ये होती है के शेल कक्षाएं, यानी कि शेल भी बोला जाता है, और ये एल शेल होती है। इसमें सिर्फ एक ही शेल दिखाई देगी जो कि के शेल होती है हाइड्रोजन के केस में। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि परमाणु में विद्यमान कक्षाओं को के एल एम एन ओ पी क्यू अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। इसमें से प्रथम 4 कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण 2n² नियम के अनुसार किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2n²। आखिरकार ये है क्या 2n²? इसमें ये बताया गया है कि जो के शेल होती है उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे ऊपर नहीं हो सकते। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन से ऊपर नहीं हो सकते। और इससे ऊपर की अगर हम बात करें, एल शेल की अगर हम बात करें, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ऊपर नहीं हो सकते। ऐसे ही एम शेल की बात करें तो 18 इलेक्ट्रॉन से ऊपर नहीं हो सकते। एन शेल की बात करें तो 32 इलेक्ट्रॉन। ये इसी फॉर्मूले के द्वारा ये शेल्स बताई गई हैं, के एल एम एन, ये इसी फॉर्मूले पे चलाई जाती है। जैसे कि 2n², देखिए पहली शेल में तो n का मान हुआ 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो × 2 लगा तो 2 आ गया। ऐसे अगर के शेल एल की शेल की बात करें तो 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8। इस तरीके से आपकी शेल्स बनी हुई हैं कि एक शेल में जो के शेल है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की दिखाई गई है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और कितने होने चाहिए, 1 और हो सकता था, तभी तो ये पूरा अपना बॉन्ड बना सकता था। बॉन्ड यानी कि इसके साथ अट्रैक्शन में रहता न्यूक्लियस के साथ। अब ये आसानी से टूट भी सकता है, तो आगे अभी इसके बारे में ही बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल किसे बोला जाता है, आउटर मोस्ट शेल देखो, इसको इसी को ही बोला गया। जो भी शेल सबसे ऊपरी शेल होती है उसको आउटर मोस्ट शेल बोला जाता है। आउटर मोस्ट शेल देखिए इसमें ये वाली है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें आउटर मोस्ट शेल देखिए कितनी होती है, वैसे तो 2 शेल्स होती है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल के वाली एल शेल होती है, देखिए ये वाली, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना। आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए जरा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। तो आपको अब मैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता हूं। देखिए अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक वेट की, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट काफ़ी पूछा जाता है। तो ये है, तो ये भी बेसिक ही। अभी जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा इसके बारे में अब बेसिक से थोड़ा सा ऊपर की बातें बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन अगर ये आपको समझ में आ जाता है बेसिक, तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को और अच्छे से समझ पाएंगे आप। तो आप पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। तो एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मीनिंग यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, किसी एलिमेंट के एक एटम में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स अथवा प्रोटॉन्स की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। मींस इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, आपको हाईलाइट क्या करना है, हाईलाइट बस ये है कि इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन,
देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके चल रहा हूँ हाल फिलहाल में। तो जरा देखें, इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन, देखिए यहाँ पे ये प्रोटॉन दिए गया है 1, प्रोटॉन कितना है 1 है, इलेक्ट्रॉन भी कितना है 1 है। तो यही बात बोली गई, किसी एलिमेंट के एक एटम में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। तो यही एटॉमिक नंबर होगा इसका। एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा 1 हाइड्रोजन का। तो आपको मैं लिख देता हूं यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो हुआ वो 1 हुआ हाइड्रोजन का। इसी प्रकार यहाँ पे जरा देखें एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर के बारे में अगर जाने तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन, अच्छा यहाँ पे तो प्रोटॉन है 8, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, एटॉमिक नंबर 8 हुआ। ये किसका बैठा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हुआ। आई होप आपको एटॉमिक नंबर समझ में आ गया होगा। यही एग्जाम में आते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट। अब समझते हैं एटॉमिक वेट के बारे में। अभी हमने समझा था एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। अब हम समझते हैं एटॉमिक वेट के बारे में। एटॉमिक वेट में क्या है कि आप प्रोटॉन अथवा नहीं, यहाँ पे तथा है, तो इन दोनों का मिश्रण रहता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संयोजन जो रहता है उसे कुल संख्या परमाणु भार कहलाती है। यानी इधर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखिए हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हम एटॉमिक वेट क्या कहेंगे, देखिए एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का क्या होगा, देखिए एटॉमिक वेट क्या होना चाहिए, जो न्यूक्लियस है उसमें ही आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विराजमान है। तो आप देख सकते हैं 1 है और न्यूट्रॉन इसमें क्या है 0 है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन 0 प्रोटॉन 1। तो इसका एटॉमिक वेट कितना हुआ 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका एटॉमिक वेट कितना हुआ, एटॉमिक वेट इसका कितना हुआ 8 और 8 16, यानी प्रोटॉन 8 है न्यूट्रॉन भी 8 है, तो 8 8 16। तो आप समझ सकते हैं एटॉमिक वेट क्या होता है 16 होता है ऑक्सीजन का। मीन्स यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इधर देखिए बहुत आसान भी है, इधर एटॉमिक वेट को याद करना बहुत आसान भी है। जब भी कोई व्यक्ति अपना वेट नापता है तो बिल्कुल सेंटर में खड़ा हो जाता है। सेंटर में खड़ा अगर होगा तो आप समझ सकते हैं इधर हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेंटर में क्या है न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो उन दोनों का ही संयोजन हमें एटॉमिक वेट देता है। तो ये बड़ा आसान है याद करना। कुछ प्रकार से हमें एटॉमिक नंबर भी याद हो जाते हैं। एटॉमिक नंबर कैसे याद हो जाते हैं, जैसे कि चार्ज वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रोटॉन होता है चार्ज होता है उस पर, या फिर इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर भी चार्ज होगा। तो या तो प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर बोला जाता है। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की, जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। संयोजी मतलब दूसरे से एक एटम दूसरे एटम से संयोजी बंद कर ले तो उसको स्थापित करने को हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जब संयोजी बंद स्थापित करता है इलेक्ट्रॉन्स तो उसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। देखिए कैसे ये क्या करता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखिए जैसे कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहेगा ऑक्सीजन की हाइड्रोजन को भी अपने साथ ले ले और अपने कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स करने की कोशिश करे। कंप्लीट क्या करे 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम किस फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं 2n² फॉर्मूले के हिसाब से, कि पहले शेल में के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 2 का स्क्वायर 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऐसे ही 18 और फिर 13। तो हमें मैं अगर इसका एग्जांपल लूं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं। आउटर मोस्ट शेल में अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 है।
होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन्स इधर कंप्लीट, तो क्या करेगा वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। तो संयोज बंध बनाने की कोशिश करेगा जिससे कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर ले। और ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये तो ऑलरेडी 2 हैं, तो ये कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि ये किसके बल के, आकर्षण बल के द्वारा ये रुके हुए हैं, बॉन्डिंग बनाए हुए हैं, ये बनाए हुए हैं न्यूक्लियस के द्वारा, क्योंकि अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स 2 करे हुए हैं। लेकिन कभी कभार 2 इलेक्ट्रॉन्स तोड़े जा सकते हैं बड़े आसानी से, लेकिन अगर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आउटर मोस्ट शेल में हो जाते हैं तो उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसे ज्यादा आकर्षण बल के द्वारा तोड़ा जा सकता है, ठीक। तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन कंप्लीट करना चाहता है हाइड्रोजन को लेके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल के ऑक्सीजन के, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स भी बोला जाता है। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं, जैसे कि आपके आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 हैं, तो एक तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना। कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए ये थोड़े से आकर्षण बल के द्वारा इन्हें हम तोड़ा जा सकता है। ये किसी मतलब इसको कोई दूसरा एटम खींच सकता है, इसे तोड़ा जा सकता है थोड़े से आकर्षण बल के द्वारा। ऐसे ही हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसे भी बड़े आसानी से, बड़े कम आकर्षण बल से इसे तोड़ा जा सकता है। तो जो आउटर मोस्ट शेल में आपको दिख रहे हैं 6 और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहेंगे। तो थोड़ा डेफिनेशन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।